भारत में सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना। ये एक सपना है, स्थिरता, सम्मान और एक सुरक्षित भविष्य का प्रतीक। और इसी सपने को पूरा करने के लिए हर साल लाखों लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि सफलता का अनुपात बहुत बहुत कम है। तो ऐसे में एक सवाल जो लगभग हर उम्मीदवार के मन में आता है, वो ये है कि क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी लिखी भी है? और ये कोई छोटी मोटी दौड़ तो बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं लाखों लोगों की जो हर साल कुछ चुनिंदा पदों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। और पता है, इसी मुश्किल सवाल का जवाब खोजने के लिए कई लोग एक बहुत पुरानी विद्या की ओर देखते हैं, ज्योतिष शास्त्र। ऐसा माना जाता है कि जन्म कुंडली, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं, जो असल में जन्म के समय ग्रहों का एक नक्शा है, वो हमारे करियर के रास्ते के बारे में कुछ संकेत दे सकती है। तो चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि सरकारी नौकरी की इस दौड़ के बारे में ज्योतिष क्या कहता है। पहले देखेंगे ज्योतिष के बेसिक टूलकिट को, फिर टॉप जॉब्स के लिए कौन से ग्रह जरूरी हैं ये जानेंगे। इसके बाद समय का महत्व क्या है, और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, भाग्य बनाम मेहनत। तो सबसे पहले चलिए ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांतों को समझते हैं। मतलब किसी भी करियर का विश्लेषण करने से पहले इसकी भाषा को समझना तो जरूरी है ना। इस पूरे विश्लेषण का जो केंद्र है वो है कुंडली। इसे आप ऐसे समझिए कि ये जन्म के समय आसमान का एक स्नैपशॉट है। ज्योतिष के अनुसार यही वो दिव्य नक्शा है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं को दिशा देता है, और इसमें हमारा करियर भी शामिल है। अब देखिए, कुंडली में 12 खाने होते हैं जिन्हें भाव कहते हैं। करियर की बात करें तो इनमें से 5 भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। 10वां भाव ये है आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा और अधिकार का। 6ठा भाव दिखाता है कंपटीशन और नौकरी। 11वां भाव है लाभ और इनकम का। 9वां है किस्मत का, और दूसरा है आपके जमा किए हुए धन का। एक अच्छे करियर के लिए इन भावों का मजबूत होना बहुत जरूरी माना जाता है। भावों के बाद अब बारी आती है ग्रहों की। इन्हें आप एक तरह का कैबिनेट समझ सकते हैं। इसमें सूर्य राजा है जो सीधे सीधे सरकार को दिखाता है। शनि है सेवा और अनुशासन के मंत्री। बृहस्पति यानी गुरु ज्ञान और फाइनेंस देखते हैं। मंगल में है साहस और प्रशासन। और बुध वो हैं बुद्धि और हिसाब किताब के एक्सपर्ट। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए इन ग्रहों की टीम का सही जगह पर होना बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये नियम आईएएस, एसएससी और बैंकिंग जैसी टॉप नौकरियों पर कैसे लागू होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो आईएएस जैसी बड़ी प्रशासनिक नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि वो अधिकार का प्रतीक है। एसएससी जैसी नौकरियों के लिए जहां दिमाग और हिसाब किताब का खेल है, वहां बुध का रोल अहम हो जाता है। और बैंकिंग सेक्टर, जाहिर है वहां धन के कारक ग्रह बृहस्पति मुख्य भूमिका निभाते हैं। चलिए आईएएस के लिए जरूरी कुंडली को थोड़ा और समझते हैं। ज्योतिष के अनुसार इसके लिए एक शाही योग चाहिए, मतलब 10वें घर में एक दमदार सूर्य जो आपको सत्ता और अधिकार दे। इसके साथ ही प्रशासनिक कामों को संभालने के लिए एक मजबूत मंगल भी चाहिए। फिर नीति बनाने के लिए बृहस्पति का ज्ञान और नैतिकता भी जरूरी है। और हाँ, अगर किस्मत के घर का करियर के घर से कोई गहरा कनेक्शन बन जाए तो ये सोने पे सुहागा माना जाता। अब बात करते हैं एसएससी की नौकरियों की, जो हमारे प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ जरूरतें थोड़ी अलग हैं। यहाँ सबसे जरूरी है बुध ग्रह का मजबूत होना, क्योंकि एसएससी की परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जबरदस्त कंपटीशन को पार करने के लिए 6ठे घर का मजबूत होना भी जरूरी है। और सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए शनि का अनुशासन तो चाहिए ही। और अब बैंकिंग सेक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये धन से जुड़ा है। तो यहाँ बृहस्पति यानी धन और बुध यानी हिसाब किताब, इन दोनों का एक मजबूत कनेक्शन बहुत जरूरी है। साथ ही जमा धन का दूसरा घर और लाभ का 11वां घर, इन दोनों का एक्टिव होना भी जरूरी है। और एक दिलचस्प बात, चंद्रमा जिसे लिक्विड कैश या तरलता का प्रतीक माना जाता है, उसकी स्थिति भी यहाँ बहुत मायने रखती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक मजबूत कुंडली मिल गई तो सफलता की गारंटी है? ज्योतिष के अनुसार जवाब है नहीं। कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में 10वें घर में उच्च का सूर्य है,
मतलब आईएएस बनने का एक परफेक्ट योग। ऐसा इंसान तो जन्म से ही लीडर है, सत्ता के लिए ही बना है। लेकिन फिर भी वो परीक्षा पास नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? कुंडली में इतना बड़ा वादा होने के बावजूद नतीजा क्यों नहीं मिला? इसका जवाब छिपा है दशा सिस्टम में। देखिए, कुंडली तो एक स्टैटिक मैप है जो आपकी क्षमता दिखाती है, लेकिन दशा वो डायनामिक समय है जब उस क्षमता का स्विच ऑन होता है। सफलता के लिए ये बेहद जरूरी है कि जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उस दौरान आपके करियर से जुड़े ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। सही टाइमिंग के बिना एक बेहतरीन कुंडली भी अपना पूरा फल नहीं दे पाती। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या सब कुछ पहले से ही तय है या फिर हमारी मेहनत का भी कोई रोल है? तो क्या हो अगर किसी की कुंडली में सरकारी नौकरी के बहुत मजबूत योग ना हो? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। कुंडली बस संभावनाएं दिखाती है, कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाती। ये बस ये बताती है कि सफलता का सबसे आसान रास्ता कौन सा हो सकता है। यहीं पर उपाय की बात आती है। ज्योतिष में कुछ तरीके बताए जाते हैं जिनसे कमजोर ग्रहों को बल दिया जा सकता है, जैसे अधिकार पाने के लिए सूर्य को जल देना या अनुशासन के लिए शनि से जुड़े कुछ दान पुण्य करना। इन्हें ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन आखिर में तुलसीदास जी की एक चौपाई इस पूरी बहस का सार बता देती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मतलब ये दुनिया कर्म पर ही चलती है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो देखिए, भाग्य से भी ऊपर कर्म को रखा गया है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कुंडली एक मौसम के पूर्वानुमान की तरह है। वो बता सकती है कि आगे का रास्ता आसान है या मुश्किल, धूप मिलेगी या बारिश। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तो हमें खुद ही तय करना पड़ता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। तो अंत में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, क्या सितारे हमारी किस्मत लिखते हैं या सिर्फ हमारे सफर के लिए मौसम का हाल बताते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने विश्वास और अपने कर्म के बीच ही खोजना होगा।